पूर्ण वर्ग विधि। क्या पढ़ा देते हैं? पूर्ण वर्ग विधि से आप द्विघात समीकरण को, किसको? द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो वैसे तो द्विघात समीकरण को हल करने की अलग अलग विधियां हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली विधि है गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि। यानी गुणनखंड करके आप सवाल को बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी सवाल में डिमांड रहता है, मतलब ऊपर में लिखा रहता है, वो आपको निर्देश ही दिया जाता है कि सवाल को आप पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो जो अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको पता नहीं है और मालूम नहीं है बनाना कैसे है, तो फिर पूर्ण वर्ग विधि से बना नहीं पाएगा। तो एक हो गया पूर्ण वर्ग विधि। दूसरा है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? एक्चुअल में पूर्ण वर्ग विधि एक लॉन्ग प्रोसेस है। पूर्ण वर्ग विधि क्या है? एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी विधि है। और उससे जो आंसर आता है, पूर्ण वर्ग विधि से क्या आता है? आंसर जो आता है वही उसका सूत्र बन जाता है, जिसे हम द्विघाती सूत्र कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र कहते हैं। ठीक है। उसी पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के बाद जो सूत्र निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र। और इस सूत्र को बनाया गया था, जिस गणितज्ञ ने बनाया था उसका नाम है श्रीधराचार्य। क्या नाम है? तो इसलिए उनके नाम पर भी इस फॉर्मूला को हम लोग श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ठीक। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो हम बता दें कि आपको पढ़ना क्या है, जैसे क्या निकालना है, क्या निकलेगा उससे। तो श्रीधराचार्य का सूत्र निकलेगा x बराबर -b प्लस माइनस √100b² माइनस 4ac बटा, यही निकलेगा सूत्र। इसी को श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं, जिसे निकालने की विधि है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से इस सूत्र को निकाला जाता है। ठीक ना? यही निकालना है। अब इसमें जो आप देख रहे हैं b² माइनस 4ac, ये d का मान है। किसका मान है? d का मान है b² माइनस 4ac। अब किसी किसी बच्चे को यह समझ में नहीं आता कि d आखिर है क्या। तो d होता है इसी सूत्र का विवेचक। क्या होता है? विवेचक। विवेचक, या इसी को दूसरे शब्दों में विविक्त कर बोलते हैं। विविक्त कर, विविक्त, विविक्त कर। और अंग्रेजी में इसी का नाम है डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट का पहला अक्षर क्या है देखो तो, और इसलिए इसको डी से सूचित किया जाता है। और ये रूट के अंदर में जो है वो डी का ही मान है, विवेचक का ही मान है। तो d बराबर b² माइनस 4ac जो आपको याद रखना है। x बराबर -b प्लस माइनस √100b² माइनस 4ac बटे 2a, ये सूत्र आपको याद रखना है। याद रह जाएगा? पहले से याद है ना आप लोगों को? जिसको याद है एक बार x का सूत्र बोलिए तो। -b प्लस माइनस √100b² माइनस 4ac बटा 2a। अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, जब ये सूत्र किसका है? d का। ये सूत्र किसका है? तो इसी सूत्र को हम, x वाले सूत्र को ही हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस √d बटा 2a। गलत हो जाएगा? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख सकता है ऐसा? क्योंकि d का सूत्र होता है, d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है। तो इसके जगह पर हम d लिख सकते हैं। तो इसमें प्लस और माइनस दो अलग अलग चीज है। तो अगर चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो एक द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल या दो शून्यक होते हैं। दो मूल या दो शून्यक होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा। तो अल्फा को हम लिख सकते हैं -b प्लस √d बटा 2a
और बीटा को लिख सकते हैं माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। अल्फा बीटा अलग अलग, यानी प्लस एक बार अलग कर दिए, माइनस को अलग कर दिए। क्या किसी को कोई दिक्कत? ये सब चीज आपको याद रखना है, ये सब फॉर्मूला जो है याद रखने से काम आएगा। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र इसी को कहते हैं, और इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का सूत्र भी इसको कहते हैं, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, और इसको निकालने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे कहा जाता है पूर्ण वर्ग विधि। क्या कहा जाता है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं कि इसी सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, वो जो सूत्र था x का था, वो एक सवाल के लिए आंसर था। वो सवाल जो होता है वो द्विघात समीकरण है। वो क्या है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का जो प्रारूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब इसी रूप का द्विघात समीकरण होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ x इसका चर है। x क्या है? चर है। और a b c अचर के रूप में है। किसके रूप में है? मतलब अचर संख्या के रूप में है। अचर संख्या को यहाँ पर a b c से सूचित किया गया है, और चर जो है वह x के रूप में है। तो x हो गया चर, घात हो गया 2। तो जिस समीकरण में चर राशि का घात 2 हो, जिस समीकरण में चर राशि का घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण में चर राशि का घात कितना हो? 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। या इसको ऐसे भी हम लोग बोल देते हैं, जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो घात का मतलब ये है कि चर राशि का अधिकतम पावर, है ना? चर राशि का अधिकतम जो घात होता है, पावर होता है, उसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस रूप का होता है, इसको कहते हैं हम द्विघात समीकरण का प्रारूप। क्या हो गया? द्विघात समीकरण का प्रारूप। अब इसको बनाने के लिए कुछ विधि मतलब कुछ नियम है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अचर पद को बराबर के उस पार डाल देना है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, चूंकि उधर बराबर चल रहा है, तो यहाँ पर ओ आर और लिखना है। ax स्क्वायर प्लस bx बराबर प्लस c को उधर डाल दीजिए मैंने। तो सबसे पहले अचर पद को बराबर के उस पार दे देना है। बोले कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन समझते जाना। सवाल को भी इसी तरीके से बनाएंगे। सवाल को द्विघात समीकरण जो होगा उसको भी अगर कहा गया पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए तो इसी तरीके से बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले क्या कीजिएगा? अचर पद। अचर पद क्या है? c। इसके साथ में चर x है ना, इसमें भी चर x है ना, ठीक है? तो c में कोई x वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर ये हो गया अचर। सबसे पहले अचर को आप उस पार में डाल दीजिए। बोले कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऐसे पूछा भी अगर आपको जाएगा, बताओ a क्या है, तो बोलना x स्क्वायर का गुणा, b क्या है, x का गुणक, और c क्या है। तो a b c के बारे में आपको पता होना चाहिए, होना चाहिए ना। a क्या है बोलो? बहुत सिंपल है, आसान, कुछ नहीं है इसमें। देखो a किसके बगल में है? इसमें इंटू, इंटू का मतलब गुना। तो ऐसा अंक जिससे x स्क्वायर को गुना किया गया, तो गुना जोड़ अंक करोगे ना तो गुणांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गुना। गुना जोड़ अंक करने पर गुणांक बनता है। तो a किसके बगल में है? एक्स स्क्वायर के बगल। तो a बन गया एक्स स्क्वायर। a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, a है एक्स स्क्वायर। b क्या है? x के बगल में है ना, तो b क्या है? x का गुणांक। और c क्या है? c तो किसी के बगल में है नहीं, अकेले है, तो ये हो गया अचर पद। क्या हो गया? तो सबसे पहला स्टेप में हम यही करेंगे कि अचर पद को उस साइड में डाल देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसके बाद पहला लाइन जो याद रखना, देखो ये स्टार मार्क लगा देते हैं इसमें याद रखने के लिए कि अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के
गुणांक से क्या करने पर, भाग देने पर जो भी सवाल में रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कुछ भी रहेगा उसी से भाग देना। इस सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, ए से भाग देंगे। किसी सवाल जब सवाल बनाइएगा तो उसके बगल में अगर 2 है, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 2, तो किससे भाग दीजिए 2 से। अगर एक्स स्क्वायर के बगल में 5 है तो किससे भाग दीजिए 5 से। एक्स स्क्वायर के बगल में √7 है तो किससे भाग दीजिए √7। मतलब जो कुछ भी है उसके बगल में उसी से भाग देना है। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 से भाग देने से कोई फायदा नहीं है। तो अगर कुछ नहीं है तो अब भागने देना, इस वाले लाइन को तब स्किप कर देना है। स्किप करने का मतलब इसको छोड़ के आगे बढ़ना, ठीक है। लेकिन इसमें भाग देना एक्स स्क्वायर के गुणांक से। देखिए दोनों तरफ, तो ax² बटा a प्लस bx/a बराबर -c। अचर पद को उस साइड करने के बाद आपको ये लाइन लिखना है। अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर, हम अगर चाहते तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में ए भी लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर के जगह पर ए भी लिख सकते थे कि ए से भाग देने पर एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है, यहाँ पर लिखते। अब दोनों तरफ ए से भाग देने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं तो कभी कभी कुछ विद्यार्थी को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर जी ए से भाग देना रहे तो हम मुँह ए से भाग देवे, तो जितना सवाल आएगा सब में वो ए से भाग देते जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर। किससे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक बदलता जाएगा, कभी ए है तो कभी बी हो सकता है, कभी सी हो सकता है, कभी पी हो सकता है, कभी 5 हो सकता है, कभी -2 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक्स स्क्वायर के गुणांक से ही आपको दोनों तरफ भाग देना है। ये टर्म एकदम फिक्स है, याद रखना है। बोले याद रहेगा, ठीक है। तो अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर ए से ए कट गया, संजोग बस इधर नहीं कट रहा, अगर कटता तो उधर भी कटा देते, लेकिन जो कटा उसके बाद बचा क्या वो देख लीजिए, प्लस -c/a, एक्स स्क्वायर प्लस b/a इंटू एक्स बराबर -c/a। यहाँ तक समझ में आया? ये सवाल हो गया। ये पहला जो टर्म आगे बढ़ा प्लस सी को उधर कर दिया, -c हो गया। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर मतलब बटा a सभी पदों में बटा a कर दिए। बटा का मतलब भाग ऐसे ही देना है। ए से ए कट गया, ये बचा, और यहाँ पर ये बच गया, फिर यहाँ पर ये बच गया। यहाँ तक समझ में सबको आ गया होगा? उम्मीद है आप लोग को आ गया समझ में। किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ से आगे बढ़े अब। चलिए देखिए, इसके बाद जो है एक और पद, इसके बाद जो एक और लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक करने के बाद फिर इसमें हम स्टार लगा देते हैं। आप लोग को नहीं लगाना है, हम इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए और याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ तक करने के बाद लिखना है अब दोनों तरफ 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर जोड़ने पर। जैसे ही ये बात लिखते हैं तो बहुत बच्चे के मन में सवाल उठने लगता है कि 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ से आया और क्यों आया, ठीक है। तो सवाल ये है कि ये कहाँ से आया, आपका सवाल है कि कहाँ से आया, तो आया कहाँ से ये भी आप जान सकते हैं, जान जाइएगा। और क्यों आया ये जान लेते हैं पहले। देखिए पूर्ण वर्ग विधि है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग विधि में होता क्या है कि आपको स्क्वायर पर ले जाना है। किस पर ले जाना है, स्क्वायर पर। तो पूर्ण वर्ग पे ले जाना है, जो कि आपका आएगा a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। सूत्र तो याद होगा ही, बोलिए इसका सूत्र +2ab। इसका बोलिए -2ab। तो माइनस वाले में 2ab में माइनस रहता है, प्लस वाले में सब कुछ प्लस रहता है। इसी सूत्र पर लाने के लिए ये दोनों प्रक्रिया किया गया। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांक से भी भाग देने का यही कारण था।
और अब जो कर रहे हैं 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर, इसी सूत्र पर लाने के लिए, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर लाना है या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लाना है। तो देख लीजिए, a स्क्वायर हमको चाहिए, क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो या माइनस 2ab, ये दोनों तो मिल ही रहा है, इतना चीज हमको चाहिए। तो अभी तक एक्स स्क्वायर मिला है, अभी तक क्या मिला है, एक्स। तो एक्स स्क्वायर जो है वह ए स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर जो मिल गया वो किसके जगह पर मिल गया हमको, अभी भी हमको क्या चाहिए, बी स्क्वायर और 2ab। तो बी स्क्वायर और 2ab प्राप्त करने के लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा, 1/2 इंटू एक्स का गुणांक, 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर दोनों तरफ आपको जोड़ना ही पड़ेगा। यदि आपको चाहिए ए स्क्वायर तो मिल ही गया, बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए, तो आपको 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। हाँ, यहाँ जो हमने दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दिए वो ए स्क्वायर प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, और ये जो कर रहे हैं, ये जो अभी करने वाले हैं, ये करने वाले हैं बी स्क्वायर और 2ab प्राप्त करने के लिए, बी स्क्वायर और 2ab प्राप्त करने के लिए ऐसा करने वाले हैं। तो देखिए करते हैं तब समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 1/2 इंटू एक्स का गुणांक, चलिए इस जगह करते हैं रफ में, यहाँ करते हैं रफ। 1/2 इंटू एक्स का गुणांक, एक्स के बगल में क्या है देखो तो, b/a का होल स्क्वायर, तो b गुना 1 b/2 गुना a 2a का होल स्क्वायर, यही ना आया। तो इसको हम दोनों तरफ जोड़ेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर में भी इसको जोड़ेंगे, b/2a का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे, और बराबर के उस पार में माइनस c/a है, उधर भी हम जोड़ेंगे b/2a का होल स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर, और जो साइड में यहाँ बगल में है उसको भी यहाँ पर लिख देंगे, उसको भी बगल में यहाँ पर लिख देंगे। तो अब देखिए दो चीज तो क्लियर दिख रहा है, ई बन गया ए स्क्वायर, क्या बन गया, और ये क्या बन गया, बी स्क्वायर, ये टोटल क्या बन गया, ये क्या है, ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, मतलब उसी पोजीशन में वो आ रहा है। अब हमको चाहिए 2ab, अब क्या चाहिए, 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस हमको चाहिए 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर x इंटू बी के जगह पर b/2a, b/2a। अब मिला लेते हैं, एक बार ध्यान दीजिए, मिलाइए, ये बन गया ए स्क्वायर, ये क्या बन गया, बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो आ गया, 2 आ गया सूत्र से, a के जगह पर x है, b के जगह पर b/2a है। लेकिन तब आप कहिएगा सर यहाँ पर b/a इंटू एक्स जो था वो कहाँ चला गया, तो आप लोग बता सकते हैं वो कहाँ चला गया, इसी के बदले में लिखाया है ना, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, अंतर कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से, ये दोनों एक ही चीज है, 2 ऊपर में है, यहाँ 2 कहाँ है, नीचे में। तो इसको अगर कटा देंगे, 2 से 2 को क्या करेंगे, कटा देंगे, तो क्या बचेगा, b/a बचेगा इंटू एक्स बचेगा, b/a इंटू एक्स बचेगा ना, नहीं समझ में आ रहा क्या, 2 से 2 अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा, b/a इंटू एक्स बचेगा, बराबर। इसको पहले लिख लेते हैं, b का स्क्वायर बोलिए, b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बोलिए 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस c/a को बाद में लिखते हैं, इसको पहले लिख लिए, इसको बाद में लिख दिए। अब ये टोटल जो है फॉर्मूला पर आ रहा है, हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पर आ गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, जल्दी से बताइए, a प्लस b का होल स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आप लोग अभी भी दिमाग लगा करके मेरे प्रश्न का उत्तर देते रहिएगा। बोलिए, हम a किसको कह रहे हैं, किसको, कुछ बच्चा बोल रहा है एक्स स्क्वायर को, हम एक्स स्क्वायर को a नहीं कह रहे हैं, हम x को a कह रहे हैं, x को a कह रहे हैं।
बी किसको कह रहे हैं? बी बटा 2a को हम बी कह रहे हैं। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अनुसार एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर निकलने के बाद प्लस 2ab चाहिए। क्या चाहिए? प्लस 2ab या माइनस 2ab। तो प्लस या माइनस आपको अपने मन से नहीं देना है, अपने मन से नहीं देना है, देख लेना है सवाल में क्या है, यहाँ प्लस है कि माइनस है। तो प्लस है तो प्लस दीजिए, अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस देते। 2a के जगह पर x, b के जगह पर b बटा 2a। बोले समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मतलब x, b का मतलब b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर, ये पूरे के बदले में आ गया, ठीक ना, 1 2 3 तीनों पद के बदले में आ गया, बराबर 4a स्क्वायर और a का लघुत्तम बोलिए, 4a स्क्वायर और a का लघुत्तम बोलिए, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर लघुत्तम हो गया। इसमें जब 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 1 को b स्क्वायर से गुना कर दीजिए, b स्क्वायर। 4a स्क्वायर में a से भाग देते हैं, 4a स्क्वायर में अगर a से भाग देते हैं तो a स्क्वायर का मतलब 2 बार a है, a स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 बार a है, और उसमें से एक तो a कट जाएगा तो 4a बचेगा। क्या बचेगा? 4a। तो 4a को c से गुना कर देंगे तो 4ac हो गया, 4ac हो गया। जो सूत्र स्टार्टिंग में लिखे थे देखो उसके तरफ जा रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया ना। ठीक है, आगे देखो, अब बहुत नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं, वी आर वेरी क्लोज, बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं सूत्र निकालने के। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, पता है सबको। बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर पर रूट आ गया, और रूट के पहले प्लस माइनस छिपा हुआ रहता है, रूट के पहले प्लस माइनस छिपा हुआ। 4 का वर्गमूल क्या होता है? आप लोग 2 बोलते हैं, लेकिन प्लस भी 2 होता है, माइनस भी 2 होता है, प्लस माइनस 2 होता है। 4 का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में होता है, प्लस 2 माइनस 2 दोनों हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, इसलिए 4 का वर्गमूल कभी भी 2 मत बोलिए, बोलिए प्लस माइनस 2। जरूरत जहां पर है 2 का लिखने का 2 लिखेंगे, लेकिन होता दोनों है, प्लस 2 माइनस 2 दोनों होता है, प्लस माइनस 2 होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर हटा, रूट चढ़ गया, इसके पहले प्लस माइनस छिपा हुआ है। अगला लाइन देख लीजिए, x बराबर ये प्लस में उधर गया तो माइनस में b बटा 2a प्लस माइनस ये रूट में ही रहेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac रूट में ही रहेगा, अब बटे 4 का वर्गमूल 2, a स्क्वायर का वर्गमूल a। देखिए कोई दिक्कत है? फिर से देख लीजिए एक बार, प्लस में है अब बराबर के उधर गया तो प्लस माइनस यहाँ पर है ही, इसका वर्गमूल निकालना है, तो बीच में माइनस है तो उसका वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं, तो उसी रूप में रहेगा। 4 का वर्गमूल 2, a स्क्वायर का वर्गमूल a आता है, भिन्न का जोड़ घटा तो आता ही है ना, ठीक है। तो इसलिए x बराबर 2a का लघुत्तम 2a, नीचे में सेम है ऊपर में भी वही रह जाएगा, आया कुछ याद? यही ना है त्रिधराचार्य का सूत्र, इसी को द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। तो इसमें ये हो गया सूत्र, और जब सवाल बनाइएगा तो इस रूप में आ जाएगा, अंक के रूप में आएगा, तो अंक को आप हल करके आंसर निकाल सकते हैं। तो सवाल जब बनाइएगा तो आंसर निकलेगा, और जब द्विघात समीकरण के प्रारूप को हल करते हैं तो सूत्र आता है, और यही सूत्र है, इसी को कहते हैं द्विघाती सूत्र। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं द्विघाती सूत्र। क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ का नाम, श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र इसी का नाम है। और इसको हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, क्योंकि ये विवेचक है, विविक्त कर है,
और उसको d से सूचित करते हैं तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसके जगह पर हम d लिख सकते हैं। आप लोग इस बात को समझ लीजिए और इसी सूत्र का प्रयोग करके सवाल को बनाना है, हल करना है। देख लीजिए एक बार फिर से शुरू से देख लीजिए। हमने सवाल को समझाने से पहले ही सूत्र लिख दिया था। देख लीजिए, सवाल को समझाने से पहले सूत्र लिख दिया था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये द्विघाती सूत्र है। ये क्या है? इसी सूत्र को हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। इसी सूत्र को क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। इसी सूत्र को हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, क्योंकि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसका सूत्र है? d का। तो d के बदले में इसको लिख सकते हैं। x का ये हो गया। फिर इसमें आप देख रहे हैं कि प्लस भी है और माइनस। तो द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं, दो मूल होते हैं या दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा में हम माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a ले सकते हैं, अब बीटा में ले सकते हैं माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। तो यही सूत्र, इसी सूत्र को प्राप्त करने की विधि है जिसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग विधि। उम्मीद है पूर्ण वर्ग विधि आपको समझ में आ गया होगा। क्या कोई दिक्कत? अभ्यास के बिना कुछ नहीं होता है। करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। शायद आपने ये सुना ही होगा, दोहा है ना? दोहा है, करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है, बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे। क्योंकि एक्चुअली पढ़ने में किसी को मन बचपन में कहाँ लगता है, खेलने पर ध्यान रहता है ज़्यादा। तो कई पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग जो होते थे ये यही सब दोहा कह करके हम लोग को मोटिवेट करते थे कि देखो नहीं पढ़ोगे तुमको याद क्यों नहीं होता है, पढ़ते नहीं हो, अभ्यास नहीं करते इसलिए याद नहीं होता है। तो एग्जाम्पल देते थे, देखो ये दोहा सुना करके कहते थे कि जिस तरह से मुलायम कोमल रस्सी, पहले कुआं चलता था, अब तो चापानल हो गया ना। पहले कुआं को दिखाते थे, कभी कुआं पर गया है? बोलते थे हाँ, रस्सी से देखना कुआं में ऐसे घिस करके दाग बन गया, निशान बन गया है। रस्सी कितना मुलायम होता है, रस्सी मुलायम होता है ना। और उसको लगातार खींचते रहने से, रस्सी में बाल्टी पानी भरने के लिए जो खींचते हैं, तो वो सील मना होता है पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। एक मुलायम रस्सी के लगातार घिसते रहने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो सोचो कि लगातार और निरंतर अगर अभ्यास किया जाए, प्रयास किया जाए, तो क्यों नहीं ज्ञान हो सकता है, क्यों नहीं विद्या हो सकती है। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब भी कोई सवाल, आपको बड़ा सवाल बताता हूं, जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में जो आता है, कहते हैं इसको 5 बार बनाओ, 10 बार बनाओ। क्यों कहते हैं कि 10 बार आप बना रहे, इसका मतलब 10 बार उसको घस रहे हैं आप। तो मुलायम रस्सी से जैसे पत्थर कट जाता है, वैसे 10 बार अगर बनाइएगा तो मुश्किल सवाल मुश्किल रहेगा ही नहीं, आसान हो जाएगा। तो आप लोग अपने मन से बताइए क्या बार इसको बनाइएगा? 5, 10, जब तक जिसको लगने लगे ना अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो पूरा कंप्लीट। और इतना ही नहीं, यदि इसके बाद भी आपको घर में, यहाँ से जाने के बाद कई बार क्या होता है, यहाँ समझ में आ गया सर बहुत अच्छे से, घर गए बनाने लगे तो दिक्कत हो रहा है कि यहाँ कैसे हुआ, यहाँ कैसे हुआ, तो अंडरलाइन कर देना, उसको चिन्हित कर देना, अंडरलाइन कर देना। फिर कल आकर के पूछ लेना कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इस जगह बता दीजिए कैसे हुआ। ठीक है ना? तो पूछ के देख लेना, हम बता देंगे, फिर उसको आप अभ्यास कर लेना। पूर्ण वर्ग विधि से सवाल बनाना है तो इस सवाल को जानना बहुत जरूरी है। इसमें जो 2 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए इसको याद रखना है। ये पहला, अब दोनों तरफ x² के गुणांक से भाग देने पर, ये याद रखना है। और दूसरा, अब दोनों तरफ 1/2 × x का गुणांक का होल स्क्वायर क्या करने पर, जोड़ने पर। ये 2 पॉइंट जो है इसको जरूर याद रखना है, क्योंकि इससे हमको मिलेगा a², इससे क्या मिलेगा, और इससे मिलेगा b² और 2ab। क्या मिलेगा? तो जब हमको a² मिल जाएगा, जब हमको b² मिल जाएगा, और जब हमको 2ab मिल जाएगा, तो यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर पर वो आ जाएगा। अब माइनस आएगा, सवाल में माइनस रहेगा तो माइनस पर आ जाएगा, सवाल में प्लस रहेगा तो प्लस पर। अपने मन से हम लोगों को 2ab में प्लस या माइनस नहीं देना है,
जो सवाल में है वही देना है। सवाल में अगर प्लस है तो प्लस देना है, माइनस है तो माइनस देना। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये काम आपको करना है। तो ये दोनों लाइन जो आप देख रहे हैं, अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर, और दूसरा जो आप देख रहे हैं, हाँ, अब दोनों तरफ 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर जोड़ने पर ये इसीलिए है कि इससे हमको ए स्क्वायर मिलेगा और इससे हमको बी स्क्वायर और 2ab मिलेगा। बोले कोई दिक्कत? समझ में आ गया क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा क्यों करते हैं समझ में आ गया ना? ऐसा करके फिर इसको आप हल कर सकते हैं, और हल करते 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 x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a आ गया, जिसको हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। तो कभी कभी क्या कहा जाएगा कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके या श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके सवाल को हल करें, तो इस तब डायरेक्ट आपको पूर्ण वर्ग विधि पुराने बनाना है, खाली सूत्र बैठाना है, मान लिख देना। विवेचक या विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे आप लोगों के सामने, ध्यान दीजिएगा। जैसे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, पहला सवाल। और दूसरा सवाल है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। दो सवाल है। इसमें हम लोग डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी माना विवेचक निकालेंगे। तो बोलिए इसमें ए का मान क्या? बोलिए। बी का मान क्या? -1 और सी का मान -4। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणा, पढ़ाए ना अभी थोड़ी देर पहले। ए क्या है? बी क्या है? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। और सी क्या है? फिर से बोलिए, ए क्या है? बी क्या है? और सी क्या है? आधा घंटा के बाद फिर भूल जाइएगा। कैसे ना? अभी तुरंत आधा घंटा पहले तो पढ़ा है। ईमानदारी से बोलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अभी बोर्ड में लिखा हुआ भी है, कहोगे दिखा देंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिख करके पूर्ण वर्ग विधि से बताए थे ना अभी। तो उसी में बताया कि ए क्या है, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है तो एक्स का गुणांक, सी क्या है अचर पद। और आधा घंटा हुआ उसके बाद भूल गए, फिर आधा घंटा में भूल जाइएगा। जब आधा घंटा में आप भूल सकते हैं तो फिर 1 दिन 2 दिन के बाद तो कहिएगा कि नहीं हम तो ये कोचिंग आए ही नहीं थे। कौन है दिनमणि सर, हम उनसे कहाँ पढ़े हैं, यही बोल दीजिएगा। आदत बहुत ख़राब है। आप लोग पढ़ाते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। हल्का हल्का चीज़ भूल जाइए, कैसे होगा? अभी तक ये नहीं पता है कि ए क्या है। ए क्या है? एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है? सी क्या है? इतना याद रखोगे तभी ना आगे बढ़ पाओगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ए के बगल मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? 2 है, तो ए का मान हो गया 2। बी के बगल में कुछ नहीं है, माइनस है, तो -1 ले लेंगे। और सी के मतलब अंतिम पद में -4 है, तो सी का मान हो गया। इसी प्रकार इसमें बता देते हैं आप लोग, इसमें ना, अरे बोलो तो सही। ये भगवान लगता है नहीं बचेगा अब। ए बराबर बी बराबर -1, सी बराबर 4। इतना कर पाओगे? अरे ए बी सी का मान लिख पाओगे? ए बी सी का मान लिखने के बाद ऐसे लिखना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। लिख पाओगे? ठीक है। बी का मान कितना? -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना? 2। और सी का मान कितना? सब का मान यहाँ बैठा देंगे। बोलो तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, हमको -1 सुनाई दे रहा है। -1 का स्क्वायर 1 प्लस में कि माइनस में? माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो 1 हो गया। माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33। बताओ 33 जो निकला, डी का मान 33 जो निकला, ये 0 से बड़ा है कि छोटा है? कैसे पता चला?
जीरो से बड़ा है, ये बात पता कैसे चला? नहीं बोल पा रहा है। प्लस में जो भी अंक होता है प्लस में, वो सब जीरो से बड़ा होता है, और जो अंक माइनस में होता है वो जीरो से छोटा होता है। संख्या रेखा देख लेना एक बार, नंबर लाइन संख्या रेखा में लकीर खींच देना। बीच में होता है जीरो, दाहिना साइड में होता है प्लस में 1 2 3 4, बायां साइड में होता है माइनस में 1 2 3 4 होता है, ठीक ना। तो जीरो से बड़ा प्लस में होता है, जीरो से छोटा माइनस में होता है। जीरो में ना तो प्लस होता है ना तो माइनस। प्लस माइनस देने से कोई फायदा ही नहीं है, जीरो में कोई फायदा नहीं है प्लस माइनस देने से, ठीक है। इतना याद रखना आप लोग कि प्लस वाला जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है, माइनस वाला जीरो से छोटा होता है, ठीक है। तो अब हमको बताओ डी का मान जो निकला ये जीरो से बड़ा है कि जीरो से छोटा है? इस तरह से आप लोग को भी पता चल जाएगा। अगर डी का मान 5 निकल जाता है, कितना? 5, तो वो क्या होता है? जीरो से बड़ा ही होता। अगर 17 निकल जाता तब भी जीरो से बड़ा। अगर -2 निकल जाता तब जीरो से छोटा। हम ये बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है, बताते हैं थोड़ी देर में, हम बता देते हैं कारण क्या है। इसमें भी पहले आप लोग डी निकाल लीजिए। डी बराबर होता है b² - 4ac। तब b का मान क्या? -1 का होल स्क्वायर -4। a का मान कितना? 2 और c का मान कितना? 4। बोलो, -1 का स्क्वायर 1, फिर -4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 में 32, ठीक है। 1 में 32 घटेगा तो बचेगा -31। क्या बचेगा? -31। क्या बचेगा? यह -31 जीरो से बड़ा है कि छोटा? तो जब भी डी निकालिएगा या तो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो से छोटा होगा। कभी कभी जीरो भी होगा, कभी कभी डी, इसलिए छोटा है। हाँ, नहीं, कुछ नहीं। जीरो में बोले तो शून्य में, जीरो में प्लस या माइनस देने से कोई फायदा नहीं। अगर मान लीजिए 8 है, 8 में अगर जीरो हम जोड़ भी देंगे तो 8 ही रहेगा। 8 में से जीरो घटा भी देंगे तो 8 ही रहेगा, 8 ही रहेगा। जीरो को जोड़ने से या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जीरो में प्लस माइनस देना मूर्खता है, कोई फायदा उससे नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब आप डी का मान निकालिएगा तो हो सकता है कि वो प्लस में निकल जाए, या ये भी हो सकता है कि वो माइनस में निकल जाए, या ये भी पॉसिबल है कि वह जीरो निकल जाए। तो x का मान कुछ भी निकल सकता है, सॉरी डी का मान जीरो भी निकल सकता है, जीरो से बड़ा भी निकल सकता है, जीरो से छोटा भी निकल सकता है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? डी निकालने के लिए समझे कि नहीं समझे? मतलब ये सवाल है, ये क्या है? सवाल है। इसी का डी निकालना है। इस सवाल का क्या निकालना? डी। कोई भी सवाल रहेगा, इसी टाइप का कोई सवाल रहेगा, उसमें ए बी सी का मान लिख करके डी बराबर फॉर्मूला बैठा दीजिएगा। क्या बैठा दीजिएगा? फॉर्मूला। डी का सूत्र क्या होता है बोलिए तो? डी का सूत्र होता है b² - 4ac। बैठा करके ए बी सी का मान उसमें रखने पर डी का मान निकल जाएगा। डी का मान जब निकलेगा या तो जीरो निकलेगा, या तो प्लस में निकलेगा, या तो माइनस में। पूछो क्या पूछना? नहीं, पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग वो सूत्र निकाल चुके हैं। अब उसी सूत्र से, या मतलब श्रीधराचार्य सूत्र से, या उसी को द्विघाती सूत्र कहते हैं, उस सब सूत्र का प्रयोग करके सवाल बनाने के लिए, या सवाल में जो मतलब द्विघात समीकरण जो रहेगा उसके मूलों का कोई अस्तित्व है या नहीं है, क्या है नहीं है, ये पता करने के लिए हम लोगों को पहले डी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? डी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? डी निकालना। तो डी निकालने से आपको पता चल जाएगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो डी निकालने के लिए आप लोग सीख गए? ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, अब आपको हम सिखाते हैं कि डी निकालने से हमको क्या सीखने के लिए मिला, डी क्यों निकालेंगे, और डी निकालने के बाद हम क्या निष्कर्ष लिख सकते हैं, ये सीखिएगा। लिखेंगे यहाँ पर, यदि डी का मान जीरो से बड़ा या बराबर हो
तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है। मूलों का अस्तित्व होता है। पढ़िए एक बार, देखिए तो क्या लिखा हुआ है। यदि d का मान 0 से बड़ा या बराबर हो तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है। अस्तित्व का मतलब होता है जो इस दुनिया में है, जो इस दुनिया में है। जो दुनिया में है ही नहीं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हवा का अस्तित्व है कि नहीं है? हवा का अस्तित्व है कि नहीं है? वो ऐसे कर रही है। अरे हवा नहीं रहेगा तो हम लोग रह पाएंगे? कैसे नहीं है? हवा का अस्तित्व है। हवा है ना, पानी है ना, मिट्टी है ना, जंगल है, पहाड़ है, पर्वत के ऊपर में बर्फ है, बर्फ में क्या क्या है, ठीक है। तो सब कुछ जो है उसका अस्तित्व है, जो नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं। मेरे नाना जी दुनिया में थे, अब नहीं है। अब उनका अस्तित्व विलीन हो गया, समाप्त हो गया, अब कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग भी दुनिया में आए हैं तो किसी न किसी दिन एक न एक दिन जाना है कि नहीं? तो जब हम लोग चले जाएंगे तो हम लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हाँ, दूसरे शारीरिक अस्तित्व समाप्त होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कर्मों कर्तव्यों के कारण से उनका अस्तित्व हमेशा संसार में बना रहता है। जैसे सरदार भगत सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका नाम सुना होगा। तो दुनिया में ये नहीं है लेकिन इनका अस्तित्व अभी भी कायम है, इसलिए कि कर्म इन्होंने ऐसा किया, अमर हो गए, है कि नहीं? तो जो है, एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में है, वो उनका अस्तित्व है। और जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी तरह का यहाँ पर बात इसमें भी है। अगर डी का मान सुन लीजिए ध्यान से, भूलिएगा नहीं, फिर ऐसा नहीं कि आधा घंटा हम भूल जाइएगा। आप लोग को आधा घंटा वाला बीमारी है, आधा घंटा हम जो पढ़ाएंगे आधा घंटा हम भूल जाइएगा। हाँ, ऐसा नहीं करना है, याद रखना है। पढ़ो ध्यान से, मन से समझो तो फिर याद रहेगा। हम समझा रहे हैं, आप बात कीजिएगा, नहीं समझ पाइएगा। ये क्या लिखा हुआ है? यदि डी, ज्यादा नहीं बोलना, जितना यहीं तक पढ़ना, यहीं तक। यदि डी का मान 0 से बड़ा या बराबर, ये जो सिंबल है, संकेत है, क्या है? डी का मान 0 से बड़ा या बराबर, माने बड़ा भी हो बराबर भी हो। ये छोटा बोलना है? छोटा कहाँ बोल रही? ये छोटा है, इसमें बड़ा भी हो छोटा भी हो, अपने मन से। हे भगवान, हे भगवान, क्या करें, कैसे बोले? यदि डी का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो, माने डी बराबर 0 निकल गया, या डी का मान 0 से बड़ा यानी प्लस में कुछ भी निकला, तब तो उस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। माने इस दुनिया में है वो मूल, और उसको हम निकाल सकते हैं। जो इस दुनिया में है उसको हम खोज सकते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है उसको खोज सकते हैं। जो इस दुनिया में है ही नहीं उसको नहीं। तो अस्तित्व है का मतलब मूल है, और उसे हम निकाल सकते हैं। अब निकालने की अलग अलग विधि है। आप गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, आप पूर्ण वर्ग विधि से निकाल सकते हैं, आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जैसा निर्देशित किया जाएगा सवाल में कि यही काम करके निकालो, वैसे काम से बना निकाल देना है। निर्देश मिलेगा कि ये काम करना है, पूर्ण वर्ग विधि से निकालना है, पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई कर देना है। लिखा हुआ रहेगा कि आप इसको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकालिए, तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकाल दीजिएगा। अस्तित्व होगा तभी तो निकालिएगा। और जिसका अस्तित्व ही नहीं है, मतलब संसार में है ही नहीं, जो संसार में है ही नहीं, क्या उसको निकाल पाइएगा? तो कभी नहीं निकलेगा। तो डी का मान जब 0 से बड़ा या बराबर हो तब जाकर के द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है। अब इसका विपरीत आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि डी का मान 0 से छोटा हो, यदि डी का मान 0 से छोटा हो तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अगर डी का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब क्या? माइनस में।
डी निकालेंगे, निकालते निकालते माइनस में निकल गया, अभी तो निकाले थे। देखो डी का मान क्या निकला, माइनस है। यहाँ डी का मान क्या निकला, ये बड़ा है ये छोटा है। बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा, और माइनस है मतलब छोटा है जीरो से, तो मूलों का अस्तित्व नहीं। और जिस सवाल में मूलों का अस्तित्व नहीं हो उसमें उतना ही लिख करके छोड़ देंगे, लिख देंगे चूंकि d इज लेस देन जीरो, d का मान जीरो से छोटा है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, इतना ही करके छोड़ देना। आप इससे पहले जो दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाए थे, कुछ याद आ रहा है? उसमें था क्या, उसमें था अद्वितीय हल, याद आया? उसमें क्या था, अद्वितीय हल। उसमें था अनंतः अनेक हल, उसमें था कोई हल नहीं। तो कहता था जांच करके देखिए, और अगर अद्वितीय हल हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए, नहीं? और अगर नहीं हो, अद्वितीय हल नहीं हो, तो उसे मत ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा वो लिखा नहीं रहता था, उसमें केवल लिखा रहता था कि अद्वितीय हल हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका मतलब अद्वितीय हल नहीं हो तो उन्हें ज्ञात मत कीजिए आप, ऐसा था रे? ऐसा पढ़ाए थे हम, याद है कि भूल गया? आधा घंटा वाला बीमारी है तुम लोग को, आधा घंटा हम भूल जाता है, डेढ़ दिन, एक दो डेढ़ महीना हो गया, भूल गया होगा सब। बोलो। नहीं, प्लस छिपा हुआ रहता है। प्लस को हम लोग जैसे धन, देखो तुम्हारे पास पैसा रहेगा 5-10 हजार पा लेगी, तो तुम ऐसे उसको हाथ में लेके नहीं चलेगी, काहे कि डर होता है कि हाथ में लेके कोई छीन लिया, पॉकेट मार लिया, नहीं, या कोई नजर लगा दिया, कोई मांग लिया, बहन दे दे हमरा बहुत जरूरी छो पैसा के, तो कहो नहीं पारबे कि हमरा पास में पैसा नहीं है, झूठ नहीं बोला पारबे के ना पैसा तो हम छे। इसलिए क्या करता है लोग, डर से कि कोई मांग ना ले, कोई चुरा ना ले, हैं, डर से क्या करते हैं, छुपा कर धन को हम लोग छुपा के रखते हैं। कर्जा रहतो नहीं कहे कि जाने छे हमरा ऊपर में 500 टका कर्जा हो गए, बतेबे सबके बतेबे 500 टका कर्जा हो गए, कहीं ना तो पहले बोली रहे कि हमरा कर्जा हो गए, कोई हमरा से मांगते नहीं हो, एक अपने कर्जा हो गए, कहाँ से मांगबे? और जब तो कहबे कि हमरा 10,000 टका है धरले छी नुका के, तो तखनी नहीं मांगतो, बाद 2-4 दिनों के बाद काम लगतो नहीं, तो दहीन बहुत जरूरी है। इसलिए धन को हम लोग छुपा के रखते हैं ना, धन को हम लोग छुपा के रखते हैं। और ऋण जो होता है, कर्ज जो होता है, वो दिख जाता है, वो छिपता नहीं है। अगर हम लिए हैं कर्जा और हम किसी को नहीं बताएंगे, बदनामी के हम कर्जा ले लिए हैं, काहे बताएंगे किसी को? तो जो दिया है हमको वही बता देगा कि जाने छो मास्टर हमरा से पैसा ले 2 लाख टका कर्जा, वो बता देगा। अगर कर्जा जो है छुपता नहीं है, हम नहीं बताएंगे, वो देने वाला बता देगा। होता है कि नहीं होता है, बोलो? तो कर्ज यानी माइनस जो होता है वो कभी नहीं छिपता है, धन को हम छिपा के रखते हैं। लेकिन जब आप बाजार मार्केट जाओगे, किसी के 10 आदमी के बीच में हो, आप कुछ खरीदारी करना है, तो वहां भी छुपा के रखोगे, पैसा निकाल के देना ना पड़ेगा। इसलिए जब कभी भी बीच में आता है, जैसे ये बीच में आ गया 2 आदमी के बीच में, अब ये दिखेगा, अब ये अकेले है तो नहीं दिखेगा, अकेले है तो नहीं, अब 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमी के बीच में है तो दिखेगा। समझ में आ गया सबको? तो प्लस छिपा हुआ रहता है, माइनस कभी नहीं छिपता है, वो दिखता है, लिखा हुआ रहता है, प्लस छिपा हुआ। हाँ, बीच में प्लस भी लिखा हुआ रहता है। तो माइनस में है मतलब 0 से छोटा है, तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, और प्लस में है तो वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसके आगे और थोड़ा सा क्या जानते हैं, देखिए वो भी बता देते हैं। देखिए 2 मूल होते हैं, कितने मूल होते हैं? 2। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है तो जब यदि d का मान 0 से बड़ा हो, यदि d का मान 0 से हो, यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो अल्फा और बीटा अलग अलग चीज होता है। अल्फा और बीटा अलग, मतलब अल्फा और बीटा बराबर नहीं होता है, अल्फा और बीटा बराबर नहीं। अल्फा का मान कुछ और निकलता है, बीटा का मान कुछ और निकलता है। से अल्फा का मान निकल गया 5, तो बीटा का मान 5 नहीं निकलेगा, 7, 6 या 5 को छोड़कर कुछ भी निकलेगा। ठीक है, यानी अल्फा का मान अलग, बीटा का मान अलग। तो सूत्र क्या? तो अल्फा बराबर सूत्र -b + √d/2a
और तथा बीटा का मान माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। ये इससे निकलेगा अल्फा का मान, उससे निकलेगा बीटा। कोई दिक्कत किसी को? अल्फा बीटा अलग अलग निकलेगा। कब? जब डी का मान 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। जब डी का मान 0 से बड़ा। फिर देखो यहाँ पर, यदि डी का मान 0 के बराबर हो, 0 के तब क्या होगा? तो अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर। और इसका दोनों का सूत्र हो जाएगा, दोनों का एक के सूत्र, जब बराबर ही है तो दोनों का एक ही सूत्र होगा। वो सूत्र होगा माइनस बी बटा 2a, माइनस बी बटा 2a। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? देख लीजिए यहाँ पर खत्म क्यों हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर। अगर d का मान कुछ है, यानी प्लस में कुछ है, तो d का मान जैसे मान लो या 4 है, d का मान क्या है? 4। तो 4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2। तो 2 प्लस में भी है, 2 माइनस। तो किसी चीज में 2 जोड़ोगे तो 2 बढ़ गया, और 2 घटाओगे तो 2 कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो 2 जोड़ने या घटाने से उसके अंक में परिवर्तन हो जाता है। जैसे 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो गया, 5 में 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। तो अंतर आया कि नहीं? अंतर आया। लेकिन सोचो कि अगर इस जगह पर 0 होता, डी के जगह पर क्या होता? 0। अगर यहाँ पर 0 होता, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी का मान 0 होता, तो बोलो 0 का वर्गमूल, बोलो 0 का वर्गमूल 0। किसी भी चीज में 0 को जोड़ देंगे या उसमें से 0 घटा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, 0 नहीं होगा। जैसे मान लो 10 है, क्या है? 10 रुपया तुम्हारे पास में है, किसी ने तुमको 2 रुपया और दे दिया तो 10 प्लस 2 12 हो गया। यदि तुमने 2 रुपया खर्च कर दिया तो 10 में से 2 कम हो गया, कितना बचा? 8। लेकिन अगर हम कहें कि तुम्हारे पास 10 रुपया है तो तुम बोलो हाँ ठीक है, हम बोले कि तुमको लो 0 रुपया और, तो अब तुम्हारे पास बढ़ करके कितना हो गया? 100 हो गया। अरे 0 रुपया कहाँ से चलता है? लोल है क्या रे? नहीं, 0 रुपया, 10 रुपया तुम्हारे पास में पहले से था। मैंने क्या किया है, देखो पॉकेट से हमने पॉकेट से निकाला 0 ले लो। तो 0 मतलब कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं। अरे कभी तुमने देखा है किसी रुपये में 0 लिखा हुआ? 0 रुपया है लिखा हुआ? तो समझो बात को, 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं। तो अगर 10 था, 10 में 0 जोड़ दिए तो 10 रह गया। यदि कुछ नहीं खर्चा किए, मतलब 10 में कुछ खर्चा नहीं किए तो 10 रह गया। तो 10 में 0 जोड़ने से या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई फर्क नहीं। 10 में 0 जोड़ दो या 10 में से 0 घटा दो। हाँ, 10 पर 1 0 लगा देंगे तब नहीं 100 होगा। तो समझने में मिस्टेक हो गया वो। तो देखो यहाँ 0 का वर्गमूल क्या? 0। तो अब तुम सोचो कि माइनस बी में अगर हम 0 को जोड़ दें या 0 को घटा दें तो माइनस बी ही रहेगा। अब बटा में क्या है? 2a। तो d तो खत्म ना हो गया? d 0 होने के कारण से d जो है अनवैलिड हो गया, अनवैलिड, उनका वैल्यू खत्म हो गया और बचा सिर्फ क्या? माइनस बी बटा 2a। तो x के अंदर में अल्फा और बीटा दोनों छिपा हुआ रहता है। x के अंदर में अल्फा और बीटा दोनों छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ x का मान है माइनस बी बटा 2a। इसका मतलब यही अल्फा का मान है और यही बीटा का भी मान है। अर्थात यहाँ जो हमने निकाला है अल्फा बराबर बीटा, क्या निकाले हैं? अल्फा बराबर बीटा। अल्फा का मान और बीटा का मान हो जाएगा माइनस बी बटा 2a, माइनस बी बटा 2a। कब? जब d का मान 0 होगा। जब d का मान 0 होगा तब अल्फा और बीटा दोनों का मान हो जाएगा माइनस बी बटा 2a। और जब d का मान 0 से बड़ा होगा तब अल्फा का मान अलग, बीटा का मान अलग। अंतर है प्लस का और माइनस। क्लियर यहाँ तक? हाँ। तो d का मान 0 से बड़ा हुआ तो ऐसा हो गया, बराबर हुआ तो ऐसा हुआ, छोटा होगा तब कैसा होगा? बोलो, जब d का मान 0 से छोटा होगा तब कैसा मूल होगा?
तब कैसा मूल होगा? तब काल्पनिक मूल होगा। तब क्या होगा? काल्पनिक मूल होगा, यानी मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ डी का मान 0 से छोटा, ये समझता है कोमा कोमा हो तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। जब डी का मान 0 से छोटा हो तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। डी का मान 0 से बड़ा हो तब मूलों का अस्तित्व होता है, 0 के बराबर हो तब भी मूलों का अस्तित्व होता है। बड़ा होने पर मूल बराबर नहीं होते हैं, मतलब असमान होते हैं, और डी का मान 0 के बराबर होने पर मूल समान होते हैं। डी का मान 0 होने पर मूल समान होते हैं। अल्फा और बीटा का मान एक समान होता है, -b/2a होता है। समझ में आया? ये सब नहीं समझोगे चैप्टर का हिसाब बनेगा ही नहीं, या तुम रट लोगे तो अलग बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो 1 2 3 4 ये चारों लाइन आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में।